हाय नीट पीजी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो अभी नीट पीजी रजिस्ट्रेशंस चालू हैं फॉर द राउंड वन काउंसलिंग, और इसी के साथ आपका एक नोटिफिकेशन आपको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट mccnic.in पर देखने को मिल रहा है, जहां आपको एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस देखने को मिल रही हैं। और वहां पर आपको एफिडेविट्स देखने को मिल रहे हैं, अपेंडिक्स देखने को मिल रहे हैं, A, B, C, and D। और आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से हमें ये फिल आउट करना है, कोर्ट में जाकर किस तरह से इसको हमें नोटराइज करवाना है, हमें किस सेंटर पर जाना चाहिए, सेंटर्स कौन कौन से हैं, और भी अलग अलग तरह के सवाल आपके अपनी डिसेबिलिटी को लेकर भी हो सकते हैं। तो जितने सवालों के जवाब हो सकता है मैं इस वीडियो में देने की कोशिश आपको करूंगा। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के पास पहुंच सके, बिकॉज नीट पीजी में पीडब्ल्यूडी को लेकर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है और इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी मौजूद नहीं है इंटरनेट पर। तो हमारा एक प्रयास है कि हम पीडब्ल्यूडी बच्चों तक भी सही नॉलेज पहुंचा सके। यूजी सेक्शन में ये काम हम लगातार 1 साल से कर रहे हैं और अब पीजी में आप सबके साथ की आवश्यकता है। शुरुआत करते हैं। तो नीट पीजी में 2 तरह के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। पहले वो जिन्होंने नीट यूजी एडमिशन के दौरान भी पीडब्ल्यूडी कोटा का यूज़ किया था, एंड सेकंड वो जो फर्स्ट टाइम पीडब्ल्यूडी कोटा का यूज़ इस बार काउंसलिंग में करने चाहते हैं। पहली बात, अगर आपने खुद को एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रजिस्टर ही नहीं किया था नीट पीजी एग्जामिनेशन के दौरान, सो अब आपके पास पीडब्ल्यूडी कोटा का फ़ायदा उठाने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अगर खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी रजिस्टर ही नहीं किया तो आपके पास एक पीडब्ल्यूडी रैंक नहीं है, और पीडब्ल्यूडी रैंक ना होने के कारण आपको अलॉटमेंट में बहुत मुश्किल आएगी। तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ एमसीसी ही कर सकता है। तो आप एमसीसी से कांटेक्ट करें। उनकी सभी डिटेल्स आपकी mccnic.in वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस डिटेल में आपको मिल जाएंगी। पर अब मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन सेकंड, वो लोग जिन्होंने खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही रजिस्टर किया था इन एग्ज़ाम दिया, और अभी उनके पास एक पीडब्ल्यूडी रैंक भी मौजूद है। सो अभी एनएमसी गाइडलाइन के बारे में तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ब्रीफली बात करने वाला हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल आउट करना है। लेकिन सबसे पहली बात, यहाँ पर एक बात तो पक्की हो चुकी है कि यूडीआईडी कार्ड इज़ अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट नाउ। अगर आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इसके बिना तो एलिजिबिलिटी बनती भी नहीं। और पहले मतलब एनएमसी के इस न्यू रूल आने से पहले सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास था तो आप बिल्कुल एलिजिबल थे और आप पीडब्ल्यूडी कोटा का फ़ायदा भी उठा सकते थे। लेकिन आफ्टर द न्यू एनएमसीज गाइडलाइन यूडीआईडी कार्ड इज़ अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट, और अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो फिर आप पीडब्ल्यूडी कोटा का फ़ायदा नहीं उठा सकते। चलिए, सेकेंडली आई होप आपने यूडीआईडी कार्ड ज़रूर बनवा लिया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यूडीआईडी कार्ड जो है एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी का होना ही चाहिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपकी नहीं है, 40% से कम है, तो फिर आपके लिए पीडब्ल्यूडी की एलिजिबिलिटी नहीं है, आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। देन यूडीआईडी कार्ड अगर आपका टेम्पररी है या परमानेंट है, इन दोनों ही केसेस में यू आर एलिजिबल टू परस्यू नीट पीजी अंडर पीडब्ल्यूडी कोटा, और आप इस कोटा की एलिजिबिलिटी के बिल्कुल अंदर आते हैं। पर याद रखें, कुछ सेंटर्स परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स को ही या डिसेबिलिटी या यूडीआईडी कार्ड को ही एक्सेप्ट करते हैं, टेम्परेरी को नहीं करते। लेकिन कुछ सेंटर्स हैं जो कि परमानेंट के नहीं है तो वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट करते हैं। उसकी जानकारी आप हमसे कभी भी ले सकते हैं, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो सेंटर चूज़ करने की जानकारी आप हमसे बिल्कुल ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हर सेंटर में हर डिसेबिलिटी का वेरिफिकेशन नहीं होता। सबसे पहली बात कि ये वेरिफिकेशन हो ही क्यों रहा है, बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि भैया वी ऑलरेडी हैव अ गवर्नमेंट इशूड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और यूडीआईडी कार्ड, तो ये हमें दोबारा से एक सर्टिफिकेट क्यों बनाने के लिए बोल रहे हैं, वाई इट इज़ कंपल्सरी, जबकि हमारे पास एक जेन्युइन सर्टिफिकेट है, वी आर नॉट फेक। सो यही चेक करने के लिए कि यू आर द जेन्युइन कैंडिडेट,
आपको वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कोई गलत बंदा, कोई गलत कैंडिडेट गलत डॉक्यूमेंट के साथ किसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट की सीट ना ले ले, मतलब किसी नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को किसी पीडब्ल्यूडी कोटा बच्चे की सीट ना मिल जाए, इसी के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। और आप बिल्कुल समझ पा रहे होगे, बहुत खुल के बातें यहाँ नहीं कही जा सकती बिकॉज ऑफ द यूट्यूब गाइडलाइंस। चलिए, तो आपको किसी एक सेंटर विजिट करना है। अच्छा चलिए, एक सवाल का और समाधान कर देता हूं, क्योंकि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपसे में से बहुत से बच्चे अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कोई महाराष्ट्र, कोई जम्मू कश्मीर, कोई उड़ीसा, कोई तेलंगाना, कोई तमिलनाडु, सो ऑन। और साथ में वो ऑल इंडिया काउंसलिंग को भी मेंटेन करेंगे। तो उनका सवाल ये है कि हमारे स्टेट में अलग से वेरिफिकेशन होगा या हमें ये ऑल इंडिया वाले सेंटर से ही जाना पड़ेगा, जो कि एनएमसी की गाइडलाइन में जो लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर है यहीं जाना होगा। देखिए, अगर आप ऑल इंडिया सेंटर्स पर जाएंगे, ऑल इंडिया सेंटर से मेरा मतलब है जो कि एमसीसी न्यू नोटिफिकेशन में सेंटर की लिस्ट है ना, वो अभी मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा अभी आपको। उनमें से अगर किसी सेंटर आप विजिट करते हैं तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए और अपनी स्टेट दोनों में ही एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ स्टेट वाइज ही अपना वेरिफिकेशन कराते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा के अंदर पीडब्ल्यूडी का फायदा उठा पाएंगे, ऑल इंडिया में नहीं उठा पाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ऑल इंडिया कोटा से ही या ऑल इंडिया के किसी सेंटर से अपना वेरिफिकेशन करवाएं और अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि आप अपने स्टेट और ऑल इंडिया दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल पाएँ, ताकि आप सही चूज़ कर सकें, बेहतर कॉलेज की तरफ जा सकें। तो यही आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप में से कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया वहाँ चेकिंग के दौरान अगर मुझे फ़ेल कर दिया तो क्या होगा, अगर मेरी डिसेबिलिटी वहाँ पर कम आ गई तो क्या होगा। तो बेटा कुछ नहीं होगा। अगर आपकी डिसेबिलिटी वहाँ पर कम नापी गई तो आपके एक्चुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को कुछ नहीं कहा जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी एट द टाइम ऑफ चेकिंग डिसेबिलिटी कम निकलती है तो सिर्फ आपको ये कह दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में दिया जाएगा जहाँ पर सिर्फ लिखा होगा नॉट एलिजिबल फॉर पीडब्ल्यूडी कोटा। लेकिन आप अपने नॉर्मल कैटेगरी से, आप जनरल हैं या एससी हैं या एसटी हैं, से काउंसलिंग में फिर भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल डरे ना, आप बिल्कुल सामने जाएँ। डॉक्टर्स का पैनल होगा जो आपको वहाँ चेक करेगा। तो आपके लिए कोई बहुत हेक्टिक, बहुत परेशानी वाली बात यहाँ नहीं है। बाकी हर किस तरह की हेल्प के लिए एसवीपी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम, सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारा फ़ोन नंबर इस वीडियो में मौजूद है, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अब एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि सभी सेंटर्स पर सभी डिसेबिलिटी की चेकिंग नहीं होती। जैसे कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज या वीएमएमसी दिल्ली जो है वो सभी डिसेबिलिटीज़ को चेक करता है, लेकिन वो एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को या विजुअल डिसेबिलिटी मतलब लो विज़न को चेकिंग नहीं करता। तो जो लो विज़न कैंडिडेट है वो दिल्ली में कहाँ जाएगा, वो किसी और सेंटर जाएगा, वो लेडी हार्डिंग की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से हर सेंटर सभी डिसेबिलिटी को चेक नहीं करता, लेकिन कुछ सेंटर्स हैं जो सभी डिसेबिलिटीज़ को चेक कर लेते हैं। जैसे बीएचयू बस कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को नहीं करता, गोवा सभी को कर लेता है, चंडीगढ़ जो है जीएमसीएच चंडीगढ़ सेक्टर 32 वो सभी को कर लेता है। तो ये जानकारी कहाँ मिलेगी कि कौन सा सेंटर है, मेरी डिसेबिलिटी वहाँ चेक होती है नहीं होती। कहीं हम वहाँ विजिट करें और पता चले हमारी डिसेबिलिटी वहाँ चेक नहीं होती तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट इस बार एनएमसी ने दी है उस लिस्ट के आगे हमेशा से सेंटर का नाम, सेंटर किस स्टेट में मौजूद है और साथ में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ वहाँ चेक होती हैं और कौन सी नहीं होती वहाँ मेंशन है। तो आप चिंता ना करें, इस वीडियो में वो लिस्ट पूरी तरह से मेंशन की है मैंने। वीडियो के एंड में आप जाना तो वहाँ आप देख पाएंगे कौन सा सेंटर है। तो आप चूज़ कीजिए आपके घर के पास कौन सा सेंटर है, कहाँ पहुँचना आपके लिए आसान रहेगा, वहाँ आपकी डिसेबिलिटी चेक होती है नहीं होती, या नियरेस्ट कौन सा ऐसा सेंटर है जहाँ आपकी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी चेक होती है। अब बात रही एनएमसी के अकॉर्डिंग न्यू सर्टिफिकेट बनाना, एफिडेविट बनाना, अपेंडिक्स को भरना, वो कैसे करना है तो वो वीडियो में आगे अभी आपको पता चलेगा। इसी के साथ मैं उस वीडियो को अटैच कर रहा हूँ जिससे आप सभी जानकारी ले पाएंगे कि आपको अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से, अपनी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के हिसाब से किस तरीके से वो अपेंडिक्स भरने हैं, किस तरह से वो एफिडेविट भरने हैं आपकी, ताकि हेल्प हो सके। और जो भी आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई सवाल रह गया हो, जो कि रह ही गया होगा, इतना सब कुछ कवर करने के बाद भी हो सकता है कि बहुत
ऐसे सवाल हों, क्योंकि हर किसी के अपने पर्सनलाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर कोई और क्वेश्चन रह गया हो जिसे हम कवर ना कर पाए हों, कमेंट सेक्शन खुला है, लिंक सभी मौजूद हैं इस वीडियो के, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कर लें सब्सक्राइब चैनल को, ताकि नीट पीजी काउंसलिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी बच्चों को लेकर जो भी जानकारी है वो आप तक सटीक और सही समय पर पहुंच सके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि ये सारी डिटेल जो है रिटर्न फॉर्म में वहां ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और करता ही रहूंगा जो भी अपडेट रहेगा। और वेरिफिकेशन के दौरान जो सेंटर वाइज इंफॉर्मेशन है वो भी आप तक लगातार पहुंचती रहेगी, जैसे कि यूजी बच्चों के लिए हमने भेजी है, अगर आपने इस तरह का कोई वीडियो पहले देखा है तो। चलिए वीडियो को आगे की तरफ देखते हैं। नमस्कार नीट पीजी एंड यूजी कैंडिडेट्स। सो अभी नीट पीजी के लिए पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी किया गया था। अकॉर्डिंग टू द न्यू नोटिफिकेशन, अभी डिसेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए एक न्यू रूल लागू कर दिया गया है, जो कि सेम रूल नीट यूजी कैंडिडेट्स के साथ भी इसी साल यानी 2024-5 में ही प्रभाव में आया था। अभी इम्पॉर्टेंट और बात यह है, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया गया है वो आपको किस तरह से फिल करना है, विच इज़ अपेंडिक्स ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो ये सभी डिसेबिलिटी के लिए एक अलग अलग सर्टिफिकेशन या अपेंडिक्स यहाँ पर दिया गया है, और आपको इसे अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही फिल आउट करना है। प्रोसेस बहुत आसान है। आई होप कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखकर शायद इन एफिडेविट्स को किस तरह तैयार करना है की जानकारी ले ली होगी, पर फिर भी अभी मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस एक सिंगल वीडियो में ही देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये जो पेज नज़र आ रहा है, अपेंडिक्स ए, विच इज़ सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट, आपको फिल आउट करना है। यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं आप बहुत आराम से उन्हें फिल आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका नाम, रोल नंबर, स्कोर, यूडी आईडी कार्ड नंबर एंड डिसेबिलिटी टाइप चूज़ करना है। और यदि 1, 2, 3 एंड 4 में से कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, इसके कोई अलावा डिसेबिलिटी है, तो फिफ्थ ऑप्शन आपके लिए है देन डिसेबिलिटी परसेंटेज। और कोई असिस्टिव डिवाइस, जैसे कि आप अगर चलने के लिए कोई स्टिक यूज़ करते हैं या व्हील चेयर यूज़ करते हैं, सुनने के लिए कोई हीयरिंग एड यूज़ करते हैं, या लो विज़न कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है असिस्टिव डिवाइस। अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका मेंशन कीजिए, नहीं तो इसे भरने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ ही गई होगी कि यूडी आईडी कार्ड इज़ अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ पीडब्ल्यूडी कोटा अंडर नीट पीजी और यूजी। ठीक है, इसके बाद आपको उस सेक्शन में राइट करना है, रॉन्ग आपको करना ही नहीं है कहीं एग्जैक्टली। तो आपको सिर्फ राइट टिक करना है उन ऑप्शंस पर जिन डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आप आते हैं। यदि आप हियरिंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको सामने यस कर देना है, और अपना अपेंडिक्स जो कि आगे आप देखेंगे बी, वो आपके लिए ही है, आपको उसे भी डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट उसका निकलवा लेना है और उसे भी आपको फिल करना है अकॉर्डिंगली। अगर आप किसी और डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, जैसे ई सेक्शन में है विज़न, तो आप यहाँ पर अपेंडिक्स एफ निकालेंगे, और इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपेंडिक्स नीचे दिए हुए हैं। अभी आप सिर्फ उसे ही राइट करेंगे जो आपकी डिसेबिलिटी से बिलोंग करता है, नहीं तो आप छोड़ देंगे ब्लैंक, क्रॉस आपको कहीं नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करने हैं, प्लेस एंड डेट, और फिर आप नीचे मूव करते हैं। अब अपेंडिक्स भी सिर्फ और सिर्फ हियरिंग इम्पर्ड वाले कैंडिडेट्स को, जिन्हें हियरिंग डिसेबिलिटी है, को ही डाउनलोड करना है, सबको डाउनलोड नहीं करना है। देन आपको यहाँ पर अपना नाम, आपकी उम्र, आपके फादर का नाम, और साथ में आपकी एड्रेस के साथ साथ यूडी आईडी कार्ड नंबर, और वो कब इशू किया गया था वो आपके यूडी आईडी कार्ड पर ही मेंशन होती है डेट, वो, और जिस हॉस्पिटल से आपने वो बनवाया था वो, या उन डॉक्टर का नाम यदि आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे लिखा है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। देन आपको अगर राइट ईयर में प्रॉब्लम है तो वहाँ क्लिक करेंगे, लेफ़्ट में है तो वहाँ क्लिक करेंगे, दोनों में है तो
वहाँ क्लिक करेंगे। अगर किसी में नहीं है तो नीदर करेंगे, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आप हियरिंग डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं और आपको किसी भी कान में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, उसके बाद अगर आप कोई हियरिंग एड यूज़ करते हैं या कोक्लियर इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो वहाँ राइट करेंगे, नहीं तो रॉन्ग करेंगे। और उसके बाद आपको इन सभी ऑप्शन में राइट ही भर देना है। फर्स्ट की कम्युनिकेशन इफेक्टिवली यूजिंग द अबव असिस्टिव डिवाइस, यानी असिस्टिव डिवाइस करके आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, यस करेंगे। सेकंड इज इंगेजिंग इन अ कन्वर्सेशन इन क्वाइट रूम और इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट, आपको ये भी राइट ही कर देना है। एंड अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्बल इंस्ट्रक्शन, यहाँ भी आपको राइट कर देना है। कैरी आउट फोन कन्वर्सेशन पर भी आपको राइट ही कर देना है। खैर, हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप उसे राइट कर सकें, बट आपको यहाँ राइट करना ही होगा एज पर दी न्यू एनएमसी रूल। आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही होंगी, नहीं तो आपको कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। चलिए, फिर उसके बाद आप सिग्नेचर करेंगे, डेट एंड नाम डालकर छोड़ देंगे। फिर बाकी काम आपको कोर्ट में जाकर करना है। कोर्ट में जाकर क्या करना है अभी वेट कीजिए, जब मैं सभी अपेंडिक्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोर्ट में जाकर क्या करना है। आगे चलें। फिर अपेंडिक्स सी डाउनलोड करना है, उन बच्चों को फिल आउट करना है जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, वो भी अपर एक्सट्रीमिटी, इसका मतलब हाथों में कोई प्रॉब्लम है, अपर लिम्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये डाउनलोड कर लेना है। नाम, एज, फादर्स नेम, एड्रेस, यूडीआईडी कार्ड नंबर, डेट ऑन यूडीआईडी कार्ड इशू एंड देन नेम ऑफ हॉस्पिटल और डॉक्टर। देन उसके बाद आपको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। अगर उसका और कोई एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि आपकी डिसेबिलिटी लोकोमोटर है लेकिन लोकोमोटर में भी क्या है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर फिल आउट करना है और इसकी जानकारी आपको आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में ही मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद जाएं तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कंडीशन क्या है की जानकारी भी यूडीआईडी कार्ड का जो बड़ा सर्टिफिकेट होता है, यूडीआईडी कार्ड दो फॉर्म में आपको मिलता है। एक स्मॉल फॉर्म जो कि आप पॉकेट में रख सकते हैं लाइक आधार कार्ड एंड अ ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन सेकंड होता है एक A4 साइज फॉर्म। तो जो A4 साइज फॉर्म आपको मिलेगा, या अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं यूडीआईडी वेबसाइट पर अपने यूडीआईडी नंबर से लॉगिन करके, या आधार कार्ड नंबर से लॉगिन करके, या फ़ोन नंबर से लॉगिन करके आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो वहाँ नीचे पॉइंट्स में मेंशन होगा कि आपकी ये डिसेबिलिटी जो है वो किस कंडीशन की वजह से अकर हुई है, तो वो आप यहाँ भरेंगे। एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको सभी पॉइंट्स पर, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स पर क्लिक कर देना है, राइट कर देना है। अच्छा, इनमें से कुछ पॉइंट्स में शायद आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोनों हाथों में कोई प्रॉब्लम हो, एक हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम हो, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो, या बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर बच्चे की डिसेबिलिटी अलग अलग प्रकार की है। तो आपको फिर भी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्योंकि यूजी का हमें अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, अधिकतर यूजी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल चुका है, और एसवीपी इंस्टीट्यूट का भी इसमें एक हाथ है। और मैं बात करूं तो इसका मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस आपको यहाँ मैक्सिमम पॉइंट्स पर राइट ही क्लिक करना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर, नेम, डेट डालकर छोड़ देना है। उसके बाद अपेंडिक्स डी आपको भरना है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अगर आपकी डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी लोअर लिम में है, मतलब आपके पैरों में अगर कोई प्रॉब्लम है या कमर से नीचे आपको प्रॉब्लम है, कूल्हे में, थाई में, पैरों में, टखने में, घुटनों में, तो आपको ये फॉर्म भरना है। वही नाम, एज, फादर्स नेम और यूडीआईडी कार्ड नंबर, एड्रेस एंड इशूइंग ऑफ यूडीआईडी कार्ड, और यही सारी चीज़ें हैं, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड द कंडीशन। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या आप दोनों पैरों पर खड़े हो सकते हैं, क्या आप अपने अफेक्टेड लेग पर, यानी अगर आपके एक पैर में प्रॉब्लम है क्या उस पर स्टैंड हो सकते हैं, क्या प्लेन सरफेस पर चल सकते हैं, क्या आप एक चेयर पर खुद बैठ और उठ सकते हैं, क्या आप राइट और लेफ़्ट एक ही जगह पर खड़े होकर मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं।
तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स पर राइट क्लिक ही करना है। आप कोई एक पॉइंट ही अधिक से अधिक छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा छोड़ना नहीं है। मेरी बात याद रखना। ये बात आपको बाद में जाकर ज़रूर रियलाइज़ होगी जब आप इसी की वजह से कुछ बच्चों का रिजेक्शन होता हुआ देखेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर वही चीज़ें राइट करेंगे जो वो नहीं कर वो कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते उन्हें रॉन्ग करेंगे। लेकिन और होना भी ऐसा ही चाहिए था, पर यहाँ आपको मैक्सिमम जगह राइट ही करना है। उसके बाद हम अपेंडिक्स ई की बात करते हैं। तो अपेंडिक्स ई, इस एफिडेविट को वो बच्चे भरेंगे जिन्हें मेंटल इलनेस, दिमागी रोग या स्पीच डिसऑर्डर, बोलने में अक्षमता या ऑटिज़म या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की परेशानी है। ये बच्चे वही करेंगे, और वही सेम बातें हैं यहाँ पर। नेम है, एज है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, यूडीआईडी कार्ड का नंबर है, डेट ऑफ इशूइंग है, और डॉक्टर्स नेम और हॉस्पिटल नेम है, डिसेबिलिटी परसेंटेज है, एंड कंडीशन जो है, जो एक्चुअल डिसीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या एक्चुअल कोज है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको आपका यूडीआईडी कार्ड में ही मिल जाएगा। और आपको यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर राइट ही क्लिक करना है, राइट ही क्लिक करना है। आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अब हम नेक्स्ट एफिडेविट की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट एफिडेविट की बात करते हैं। एफिडेविट या अपेंडिक्स एफ, ये वो बच्चे भरेंगे जो लो विज़न कैंडिडेट हैं, जिन्हें आँखों की समस्या है। ऊपर सब कुछ सेम है, वही नाम भरना है, एज भरनी है, फादर्स नेम, एड्रेस, यूडीआईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ इशूइंग, द नेम ऑफ हॉस्पिटल और डॉक्टर। देन आपको अगर राइट लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है वहाँ क्लिक करेंगे, राइट में तो राइट में करेंगे, दोनों में तो दोनों में करेंगे, और अगर दोनों में नहीं है तो नीदर पे लगाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि अगर आपको डिसेबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं तो होगी ज़रूर। फिर अगर आप लो विज़न डिवाइस यूज़ करते हैं तो येस और नो लिखें, और मेरी बात माने, आपको यहाँ मोस्टली येस ही लिखना है। डिस्पाइट यू आर नॉट यूजिंग अ विजुअल डिवाइस, जो कि एक अजीब सी बात है कि ज़्यादातर बच्चे लो विज़न डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लो विज़न डिवाइस के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमारे समाज में नहीं है, और अधिकतर बच्चों का काम चश्मों से भी चल जाता है, तो वो लो विज़न डिवाइस को यूज़ नहीं करते। पर फिर भी अच्छा, एक बात मैं आपको फिर से यहाँ क्लियर कर दूँ, चश्मा जो होता है वो एक लो विज़न डिवाइस नहीं है। लो विज़न डिवाइस एक डिफरेंट थिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट इज़ लो विज़न डिवाइस एंड द टाइप्स आर, तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब लो विज़न डिवाइस एसवीपी इंस्टीट्यूट। यू विल फाइंड आउट अ वीडियो ऑफ माइन जहाँ पर मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज़ में मतलब बाय द यूज़ ऑफ फोटोज़ लो विज़न डिवाइसेज एंड द वेरियस टाइप ऑफ लो विज़न डिवाइसेस के बारे में बात की है। चलिए आगे बढ़े। तो आपको यहाँ पर लो विज़न डिवाइस में येस ही कर देना है, और आपको ये तीनों पॉइंट जो हैं, तीनों पॉइंट यहाँ पर राइट मेंशन करना है। जबकि मैं फिर भी समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ चुका होगा कि भैया एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग अ लो विज़न डिवाइस, और ये सारी चीज़ें मेरे जो है केस में राइट नहीं है। बट आपको ये राइट करना ही है, आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आप समझ पाएंगे, और जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़रूर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट न्यू फॉर अस नाउ। चलिए फिर हम आगे बढ़ें, और अब यहाँ पर ये सभी ख़त्म हो गए हैं। अब आपको क्या करना होगा, देखिए अब मैं एक बात आपको बता दूँ, बस अंत होने ही वाला है इस इम्पॉर्टेंट बात का, कि आपकी डिसेबिलिटी चाहे कुछ भी हो, चाहे लोकोमोटर हो या विजुअल हो या हियरिंग हो या मेंटल इलनेस हो या स्पीच हो या विजुअल हो, जो भी हो, आपको एक अपेंडिक्स ए जो है यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट, ये तो सबको ही फिल करना है और इसका प्रिंट आउट भी ले लेना है। फिर उसके बाद आपकी जो पर्सनल डिसेबिलिटी है, पर्सनल या मतलब आपकी जो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है, वो अपेंडिक्स आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हियरिंग के लिए बी निकालेंगे, और लोकोमोटर में अपर है तो सी निकालेंगे, लोकोमोटर में लोअर लिम में है तो डी निकालेंगे, है ना। फिर मेंटल इलनेस के लिए, स्पीच के लिए, स्पेसिफिक लर्निंग के लिए ई निकालेंगे, और अगर आप विजुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो एफ़ निकालेंगे। तो ये दो कागज़ आप प्रिंट आउट करके निकालेंगे। कैसे इन्हें भरना है मैंने आपको इसकी सही और सटीक जानकारी दे दी है, जो आपको इंटरनेट पे कहीं और नहीं मिलने वाली, और वो बेस्ट टू बेस्ट और अपडेटेड नॉलेज है जो मैंने आपको दिया है। तो आई होप आप ज़रूर लाइक कर देंगे इस बात पे, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है। आप लाइक करेंगे तो अप्रिशिएशन होगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। आगे चलें।
अब आपको नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, इन्हें फिल करने के बाद आप जाएंगे कोर्ट। आप जब कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर जो भी लिखा है उसे लीगलाइज कराना ज़रूरी है, तो कोर्ट जाकर आप इसे नोटराइज कराना होगा। तो वहाँ आप किसी वकील साहब से मिलेंगे और या किसी नोटरी वाले से मिलेंगे जो 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर या 50 रुपीज़ स्टैम्प पेपर या 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर, मैक्सिमम 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर, वैसे 10 रुपीज़ का लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पर पीछे लग जाएगा, जिसको एफिडेविट कहते हैं, वो यहाँ पीछे लग जाएगा। और यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर लगा देंगे, और मोहर लगाने के बाद यहाँ डेट्स मेंशन करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे इस पेपर पे और दूसरा पेपर जो भी आप अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग निकालते हैं उस पर, और वो हो जाएगा आपका नोटराइज। बस इसका ये मतलब है कि आपने जो भी ये लिखा है ये बिल्कुल बेस्ट ऑफ योर नॉलेज लिखा है, और इसमें अगर कोई गलत जानकारी दी जा रही है तो उसके आप खुद ही जिम्मेदार हैं, और ये आपने कोर्ट के सामने मान लिया है क्योंकि आपने उसे नोटराइज करा लिया है। तो अब कई बच्चे पूछेंगे कि 10 रुपये का स्टैम्प पेपर ले लें या 50 वाला ले लें या 100 वाला ले लें। तो वैसे तो मोस्टली जगह पर 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर वर्क करता है, लेकिन आप चाहें तो आप 100 रुपीज़ वाला भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पर 100 रुपीज़ कंपलसरी है तो ये भी नहीं है, और 10 रुपीज़ कंपलसरी है ये भी नहीं है, पर 10 रुपीज़ में भी काम चल जाता है। पर आप 100 रुपीज़ कर लेंगे तो अच्छी बात है, इससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको परेशानी किसी सेंटर पर झेलनी नहीं पड़ेगी। जबकि इस बात को लेकर कहीं भी कोई मेंशन नहीं है कि स्टैम्प पेपर जो होगा वो 100 रुपीज़ ही होना चाहिए या 10 रुपीज़ होना चाहिए, 15 रुपीज़ होना चाहिए, कहीं मेंशन नहीं है। सिर्फ लीगलाइज करना है, नोटराइज करने के लिए कहा गया है। तो जैसे यहाँ लिखा है नोटराइज बाय, आप पढ़ पा रहे हैं डेट प्लेस के नीचे, तो वैसे आप 100 करा लेंगे तो ठीक रहेगा, इससे आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से आप बने रहिए। अभी हम सेंटर्स की जानकारी भी आपको आगे दे दें। टोटल डिसेबिलिटी सेंटर्स पर अगर नज़र डाली जाए तो वो संख्या अब बढ़ चुकी है, और चाहे आप नीट यूजी के लिए जा रहे हों, चाहे आप नीट पीजी के लिए जा रहे हों, और आप पीडब्ल्यूडी कोटा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको किसी एक डिसेबिलिटी सेंटर पर जाकर एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना होगा, जो सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के समय पीडब्ल्यूडी कोटा लेने या क्लेम करने में मददगार होगा। इसके बिना आप पीडब्ल्यूडी कोटा का लाभ नहीं ले पाएंगे। सो सेंटर्स की ओर नज़र डालें। शुरुआत पुराने सेंटर्स के साथ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए न्यू सेंटर्स जो जुड़े हैं उनकी जानकारी भी आपको देते जाएंगे। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सीरियल नंबर के आगे कॉलेज, उसके बाद स्टेट, और उसके बाद लिखा है कि कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, जिन डिसेबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी सेंटर में होता है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डिसेबिलिटी उस सेंटर पर चेक होती है या नहीं होती। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है उन चीज़ों को लेकर, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। कुछ डिटेल्स को आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करें, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, जहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी गई है काफ़ी समय पहले ही। नंबर 1 है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, वीएमसी, न्यू दिल्ली। और आप पढ़ लीजिए कि यहाँ कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ का चेकिंग होती है। तो ऑलमोस्ट सभी डिसेबिलिटीज़ जो कि एनएमसी गाइडलाइंस के अंदर है उन सभी का चेकअप होता है, लेकिन विजुअल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ चेकिंग नहीं होता। तो आप अगर विजुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, लो विज़न कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको वीएमसी जाकर कोई लाभ नहीं होगा। शायद अब आप मेरी बात क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो मैं सेंटर्स का नाम और स्टेट बताऊंगा, लेकिन डिसेबिलिटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, AIIPMR Mumbai, which is only for locomotor disability. Third is Institute of Postgraduate Medical and Education and Research, IPGMER Kolkata. All disabilities cover. Madras Medical College, MMC Chennai, all disabilities covered. Grant Medical College, JJ Hospital, Mumbai, Maharashtra, all disabilities cover. Goa Medical College, all disabilities cover except speech disability, Goa. Then Government Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala, all disabilities covered. और आप बाकी सब डिटेल्स यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए। देन 8th is SMS जयपुर, जयपुर राजस्थान। देन
then Government Medical College and Hospital Sector 32, Chandigarh. Then 10th is Government Medical College Agartala, which is in Tripura. 11th is Institute of Medical Science, Banaras Hindu University, IMSBHU, Varanasi, Banaras, Uttar Pradesh. Then Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disability, Bandra, Mumbai, Maharashtra. 13th is AIMS, Nagpur, Maharashtra. 14th is Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science and RML Hospital, New Delhi. And 15th is Lady Harding Medical College and Associate Hospital, LHMC, New Delhi. 16th is All India Institute of Speech and Hearing, AIISH, Mysuru, Karnataka. एंड देन यहाँ 17वें नंबर से फ्रॉम 17th ऑनवर्ड्स आपको नए सेंटर्स की जानकारी यहाँ पर मिल रही है. 16 सेंटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, अभी इस बार आपके सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है आफ्टर द राउंड टू के दौरान ही. तो इससे आपको बहुत कन्वीनियंस होगा क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और शायद अब आपके स्टेट में भी एक डिसेबिलिटी सेंटर आ गया हो. तो जानकारी लीजिए. The Thanjavur Medical College and Hospital, Tamil Nadu. 18th is Guwahati Medical College, Assam. Then Madurai Medical College and Hospital, Madurai, Tamil Nadu. Then Civil Hospital, Ahmedabad, Gujarat. Then New Civil Hospital, Surat, Gujarat. Then Silchar Medical College, Silchar, Assam. Then UPTU University of UPTU या उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सेफई, इटावा, उत्तर प्रदेश. Then Dr. Shushil Tiwari Memorial Government Hospital, Uttarakhand, which is Haldwani. Then PDU Hospital, Rajkot, Gujarat. 26th is Assam Medical College, Dibrugarh, Assam. 27th is Coimbatore Medical College, Tamil Nadu. 28th is Government Doon Medical College, Dehradun, Uttarakhand. 29th is King George Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh. Then Zoram Medical College and Hospital, Mizoram. 31st is Rajendra Prasad Government Medical College and Hospital, Kangra, Tanda, Himachal Pradesh. And 32nd is Indira Gandhi Medical College and Hospital, Shimla, Himachal Pradesh. And the last is Pandit B.D. Sharma Postgraduate Institute of Medical Science, Rohtak, Haryana.